तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त आलोक। और आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सी एस एस टी हाईलाइट्स, जिसमें हम 5 सी एस एस टी के मशीनरीज को देखेंगे जिनका हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं या अपना डाउट्स हमारे सामने रख सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि उन डाउट्स का सटीक और सहज उत्तर देके आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और आप हमें कमेंट में ये भी बतला सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे अगला लेक्चर सुनना चाहते हैं। साथ ही आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ पहले वो आप तक पहुँचे। और दोस्तों साथ ही मैं क्विज डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, कृपया उस क्वेश्चन का आंसर देने का भी आप प्रयास करें। थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं सी एस एस डी हाईलाइट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोक्लेव के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोक्लेव जो है वो स्टीम स्टरलाइजेशन का पार्ट है, और वर्किंग प्रिंसिपल जो देखेंगे इसका तो वो होता है स्टीम अंडर प्रेशर, है ना। ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ moist heat sterilization. Saturated steam under pressure coagulates and denaturates the protein of microorganism, leading to their destruction, including spores, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। जितने तरह के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्पोर कंटेनिंग है, वैरियोन्स है, पेरियोन्स है, ये सबको किल कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी माना जाता है। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट बिकॉज स्टीम पेनिट्रेटेड मटेरियल इज बेटर। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आप हॉट एयर ओवन के बारे में दोस्तों आप जानते हो, और आगे हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो हॉट एयर ओवन से भी ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा रिलायबल जो है हमारा ऑटोक्लेव माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है वो अच्छे से पिनेट्रेट करता है हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो कैसे ऑटोक्लेव में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं इसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम जनरेट होता है, प्रेशर इंक्रीज के साथ टेम्परेचर राइज होता है, और स्टीम कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आर्टिकल, होल्ड टाइम मेंटेन, और स्टीम रिलीज, ड्राइंग फेज स्टार्ट। और नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो हम देखते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। तो 121 डिग्री सेल्सियस हम 15 psi प्रेशर पे करते हैं, और जो टाइम हमारा लगता है वो 15 से 20 मिनट लगता है। 134 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो हम 30 psi प्रेशर पे करते हैं, और टाइम इसमें जो है वो हमारा 3 to 5 मिनट लगता है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भी हमारा टेम्परेचर, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो टाइम होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। तो इधर टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टाइम हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे कि जितना हम टाइम बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। और साथ में इसका हमने जो वर्किंग प्रिंसिपल बतलाया था वो क्या बतलाया था, स्टीम अंडर प्रेशर। तो हम स्टीम जो हमारा मशीन है वो क्या कर रहा है, स्टीम रिलीज कर रहा है एक सर्टेन प्रेशर पे, और वो प्रेशर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को राइज कर रहा है, क्योंकि ये जो एक चेम्बर है वो एक बंद चेम्बर है, इसलिए उधर टेम्परेचर भी राइज हो रहा है साथ साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जो इसमें 134 डिग्री सेल्सियस हम 30 psi पे 3 to 5 मिनट के लिए करते हैं, वो हम फ्लैश स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्लैश स्टरलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो सबसे फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट एंड रिलायबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमें जल्दी में ही हमें इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स जो चाहिए
वो स्टरलाइज होके चाहिए तो हम फ्लैश स्टरलाइजेशन की ओर जाएंगे, वरना हम जनरल 121 डिग्री सेल्सियस अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके यूजेज क्या है? तो इसके यूजेज में आप देखोगे हॉस्पिटल में जो CSHD होता है उधर यूज होता है, ऑपरेशन थिएटर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, लिनन है, गाउन है, ये सब के स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, नर्सिंग कॉलेजेस में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टील, लिनेन, गाउन, रैप्स, ड्रेसिंग मटेरियल, रबर आइटम्स जो हीट रेजिस्टेंट हैं उनको इसमें स्टरलाइज किया जाता है, और कल्चर मीडिया, साथ में सिरिंजेज जो मेटल सिरिंजेज आते हैं, और ओटी ट्रेज को हम इसमें स्टरलाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव में देखेंगे तो हमारे कुल 5 प्रकार के मिल जाते हैं। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव, प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव, और पोर्टेबल ऑटोक्लेव, और वर्टिकल ऑटोक्लेव, और हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव। इन सबके जो है हम डायग्राम्स देख लेंगे, है ना। वर्टिकल, लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव, है ना, कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हॉट एयर ओवन, जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का पार्ट है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्क्स ऑन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल, kills microorganism by oxidative damage, protein denaturation and dehydration. Dry heat requires high temperature and longer time as compared to moist heat. तो आप इसमें देखोगे कि मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स प्रोड्यूस हॉट एयर, और हॉट एयर सर्कुलेट्स यूनिफॉर्मली, और आर्टिकल एक्सपोज टू फिक्स टाइम। स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है इसके टाइम और टेम्परेचर क्या है? तो 160 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर रखते हो तो 2 आवर्स के लिए स्टरलाइजेशन आपको करना पड़ेगा हॉट एयर ओवन में, और 170 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो 1 आवर्स के लिए, और 180 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो 30 मिनट्स के लिए। यूजेज क्या है? तो लेबोरेटरीज में ज़्यादा यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट स्टरलाइज। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हम इसमें स्टरलाइज करते हैं? तो ग्लास वेयर्स, है ना, जितने भी टेस्ट ट्यूब्स हैं, फ्लास्क हैं, ग्लास सिरिंज है, पेट्री डिशेज हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पाउडर्स हैं, ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, पैराफिन वैक्सेस है, साफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नॉट सुटेबल फॉर रबर और प्लास्टिक और लिनेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टाइम भी है, तो उसमें वो रिलायबल उनके लिए नहीं होगा, और हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो हॉट एयर ओवन का, है ना, मेटालिक बॉडी होता है इसका, है ना, और एक छोटे से अलमीरे की तरह आप बोल सकते हो, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले इंडिकेटर ये लगे होते हैं, इनर चेम्बर होता है, डोर विथ हैंडल होता है, रबर फिटेड होता है ताकि कोई भी टेम्परेचर लीक ना हो और इधर से एयर, हॉट एयर जो है वो बाहर ना आए, है ना। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ETO जिसको आप बोलते हो। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो ETO इज अ केमिकल गैस स्टरलाइजेशन मेथड। इट kills microorganism by alkylating of DNA and proteins, preventing cell reproduction, और नेक्स्ट, इफेक्टिव एट लो टेम्परेचर, आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स। तो जितने भी आपके एयरवे इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, ET ट्यूब्स हो गया, और उनको स्टरलाइज करना है तो आप, ये हीट सेंसिटिव आइटम्स हैं, है ना, PVC या रबर मटेरियल से बना हुआ है तो हाई हीट पे वो सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन पे इसे क्या करोगे? आप स्टाइल करोगे। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इसमें देखेंगे तो आर्टिकल्स प्लेस इन एयर टाइट चेम्बर, ETO gas release, control temperature, humidity, exposure time. Aeration phase removes toxic residues. एरेशन फेज इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि जो ETO गैस है वो कार्सिनोजेनिक गैस है और इरिटेटिंग गैस है, तो अगर वो उसका रेसिड्यू जो हमारे इक्विपमेंट पे रह जाएगा तो फिर पेशेंट्स में वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? तो टेम्परेचर हमें 37 टू 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना चाहिए? तो 44 टू 80% चाहिए, टाइम कितना चाहिए? तो 2 to 5 आवर, और एरेशन टाइम अलग से उसको 8 to 12 आवर चाहिए। तो ये टोटल जो प्रोसेस ETO का देखोगे आप, वो मोर देन 12 आवर
या 12 आवर का लगभग हो जाता है। यूजेज इसका क्या है, तो CSSD डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट कौन से स्टरलाइज किए जाते हैं, तो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और इंडोस्कोप्स, कैथेटर्स, आईवी सेट्स, कार्डियक वाल्व्स, पेसमेकर्स, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें स्टरलाइज किए जाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो लो टेम्परेचर ये यूज करता है, तो जितने भी हाई हीट को सस्टेन नहीं करने वाले हैं या हाई टेम्परेचर को सस्टेन नहीं करने वाले इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें आप यूज कर सकते हो। डीप पेनिट्रेशन होता है, तो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन होगा और सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मैंने आपको बताया कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है, तो टॉक्सिक है, महंगा है, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग एरेशन टाइम, मतलब ज्यादा समय है, 8 to 12 आवर आपने देखा था, और कार्सिनोजेनिक रिस्क। ऐसा कुछ आपको मशीन देखने को मिलेगा, ETO स्टरलाइजर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, या प्लाज्मा या वेपर स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, तो यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर और प्लाज्मा produces free radicals that destroy protein, DNA and cell membrane। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आपको केवल इसका नाम नहीं, इसका काम भी आपको याद रखना होगा कि कैसे प्लाज्मा स्टरलाइजेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो ये आपको याद रखना होगा, प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स दैट डिस्ट्रॉय प्रोटीन, DNA और सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेथ कर जाएंगे। और लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड इसे भी माना जाता है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में देखोगे तो वैक्यूम पहले क्रिएट होगा, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर इंजेक्टेड, प्लाज्मा फेज एक्टिवेटेड, फ्री रेडिकल्स किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाई प्रोडक्ट इसका क्या होता है, तो वाटर और ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उसका केमिकल फार्मूला भी आप देख लोगे तो क्या है केमिकल फार्मूला, H2O2 है ना, सॉरी H2O2। ये डिस्प्ले से बाहर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स के। तो टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए भी 40 to 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि आसपास है आपके ETO स्टरलाइजेशन के। और टाइम कितना चाहिए, तो 45 to 75 मिनट्स। तो ETO स्टरलाइजेशन से कम इसमें टाइम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या क्या किसके लिए यूज करेंगे, तो स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के इक्विपमेंट्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज करेंगे, तो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स के लिए यूज किए जाते हैं, एडवांस हॉस्पिटल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन के लिए, इंडोस्कोप के लिए, लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के लिए, प्लास्टिक एंड सिलिकॉन डिवाइसेस के लिए, और कैमरा एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसके एडवांटेजेस देखे गए तो रैपिड, नो टॉक्सिक रेसिड्यू, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस देखोगे तो नॉट सुटेबल फॉर सेलुलोज और लिनेन, और लिमिटेड पेनिट्रेशन डेप्थ है इसका। तो ऐसा कुछ आपको ये मशीन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन और फॉर्मल्डिहाइड चेंबर स्टरलाइजेशन। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ओटी में, उनको हम फॉर्मेलिन चेंबर में रखते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें वॉश नहीं कर सकते, बार बार उनको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं कर सकते, है ना, नहीं तो वो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो खराब हो जाएंगे। इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड गैस एक्ट बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपका हो गया RNA और डी। तो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का DNA RNA है उसको ये डिस्ट्रक्ट कर देता है ना। फॉर्मल्डिहाइड ये अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है बेसिकली। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड गैस एक्ट डीनेचुरेशन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यूज mainly फॉर फ्यूमिगेशन। ओटी के फ्यूमिगेशन के लिए, वार्ड्स के फ्यूमिगेशन के लिए, है ना, ICU के फ्यूमिगेशन के लिए यूज करते हैं, नॉट रूटीन इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन। और रूटीन इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते। या फॉर्मल्डिहाइड जो चेंबर है
वो मैंने आपको बतलाया कि लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। तो उन्हें एक बार आप स्टरलाइज करके और फॉर्मेलिन चेम्बर में रख दिए, फिर फर्दर यूज के लिए निकाला और फिर उन्हें वॉश करके स्टरलाइज करके आप फॉर्मेलिन चेम्बर में रख दिए। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन की बात की जा रही है तो 40% फॉर्मेलिन लोगे और प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट लोगे, है ना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को आप KMnO4 लिखते हो, है ना, नीचे लिखा भी हुआ है दोस्तों। गैस रिलीज इनसाइड क्लोज चेम्बर या रूम, और फिर क्या करोगे, ओटी को आप क्लोज कर दोगे पूरी तरीके से, है ना, और उसमें जो आपका फ्यूमिगेटर होगा वो चलेगा और उसमें ये केमिकल्स डलेंगे, फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट विथ वाटर, है ना, और वो क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे। वो गैस आपके ओटी में या वार्ड्स में फैलेगा और वो उसके डोर्स जो होंगे वो क्लोज होंगे अप्रॉक्स 10 to 12 आवर मिनिमम, एंड जितना भी आपके पास मैक्सिमम टाइम है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हफ्तों तक उसे बंद रखो, है ना, लेकिन एटलीस्ट 48 आवर्स तक आप कर सकते हो। एक्सपोजर ऑफ सेवरल आवर्स, न्यूट्रलाइजेशन विथ अमोनिया। अब जब आपने फ्यूमिगेशन कर लिया तो फ्यूमिगेशन का भी रेसिड्यू उस रूम में होगा, उस रेसिड्यू को यानी फॉर्मेलिन को फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अमोनिया का एक्सपोजर देना होगा। वो अमोनिया क्या करेगा, फॉर्मेलिन को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर जो ओटी होगा या जो वार्ड होगा वो आपकी यूज के लिए सुटेबल होगा। ओटी फ्यूमिगेशन रेशियो के लिए क्या करते हैं, 500 ml फॉर्मेलिन प्लस 250 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट पर 1000 क्यूबिक फीट के लिए हम यूज करते हैं। जो भी आपका ओटी का एरिया होगा, 3000 फीट क्यूबिक फीट है या 2000 क्यूबिक फीट है, उस हिसाब से। यूजेज क्या है, तो ओटी के फ्यूमिगेशन के लिए यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ रूम्स, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन के लिए, ओटी फर्नीचर के लिए, मैट्रेस के लिए, वाल्स एंड फ्लोर के लिए, सरफेस डिसइंफेक्टेंट मतलब फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। ये है आपका फॉर्मेलिन चेम्बर। डेट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। और मैंने जैसा बोला कि आप कमेंट करना ना भूलें और आप साथ ही ये भी ना भूलें कि आपका दोस्त इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसे सपोर्ट करें और मेरे साथ साथ आप भी सीखें, पढ़े, जाने, है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।